Welcome all. Welcome to Move to Study. This is a video for class 8 ICSE syllabus History and Civics. Chapter number 7 Traders to Ruler. We have already uploaded 3 videos related to this chapter. This is a part 4. इससे पहले हम ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं इस चैप्टर की. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 8 की हिस्ट्री एंड सिविक्स के नाम से आपका, उसमें आपको तीनों वीडियोस मिल जाएंगे. आप उन तीनों वीडियोस को देख सकते हैं. अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें, जिससे आपका कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो. और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो उसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. तो आज हम इसका 4th पार्ट स्टार्ट करते हैं. इससे पहले हमने वीडियोस में कवर किया था कि अंग्रेज़ हमारे देश में ट्रेडिंग करने आए थे. फिर ट्रेडिंग करते 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 उनकी नीयत बदली. उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान में बहुत सी चीज़ें हैं, तो हिंदुस्तान को कैप्चर करने का उन्होंने सोचा इंडिया को. अब वो धीरे 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 ट्रेडर्स टू रूलर में कन्वर्ट होने लगे. हमने बैटल ऑफ प्लासी के बारे में पढ़ा था, कब हुई, क्यों हुई. फिर उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर के बारे में पढ़ा था, किसके बीच में हुई थी, कब हुई थी और क्यों हुई थी. उसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे तो हमने डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम देखा था. जो रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव ने डुअल गवर्नमेंट सिस्टम निकाल दिया था. अपना बहुत दिमाग लगा रहा था वो, कि सारी चीज़ें अपने पास रखता था और इंडियन गवर्नमेंट से काम कराता था. पैसा और रेवेन्यू सब उसके पास रहता था और नाम की डुअल गवर्नमेंट थी. उसके बाद हम लोग और आगे बढ़े कि डुअल गवर्नमेंट के बाद उसने सोचा कि अब हम इंडिया पे और कब्जा करेंगे. बंगाल पे तो कब्जा कर ही चुके हैं. वो मैसूर गया, उसने मैसूर में लड़ाई करी, एंग्लो मैसूर लड़ाई हुई. किसने लड़ाई करी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ गई, मैसूर पहुंची, उसने धीरे धीरे मैसूर को ख़त्म किया, मैसूर पे कब्जा किया. उसके बाद वो मराठा से लड़ाई हुई, हमने ये भी कवर किया था पिछली वीडियोस में. उसके बाद हमने देखा था कि सिख से भी लड़ाई हुई और धीरे धीरे पंजाब पे भी कब्जा हो गया था. किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का. अब आज की वीडियो में आगे बात करते हैं सब्सिडियरी अलायंस. हम लोगों ने पुरानी वीडियोस में डिस्कस करा था कि ब्रिटिश की कुछ पॉलिसीज थी. जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने कुछ नई नई पॉलिसीज स्टार्ट करी थी, जिससे कि वो धीरे धीरे इंडिया पे कब्जा कर रहे थे. तो उसी में से एक है आपका सब्सिडरी अलायंस. तो सब्सिडरी अलायंस क्या होता है, आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे. इट वॉज अ सिस्टम ऑफ अलायंस इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड वेजली. नाम याद रखिएगा, सब्सिडरी अलायंस किसने निकाला था? लॉर्ड वेजली ने. थ्रू विच द ब्रिटिश कुड कंट्रोल the affairs of Indian states, entering into an agreement without actually annexing them. अब क्या था ये सब्सिडरी अलायंस? एक सिस्टम उसने बनाया था. किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने. इसमें क्या था कि ब्रिटिश कंट्रोल कर सकते थे इंडियन स्टेट्स को, और जितने भी अफेयर्स होते हैं इंडियन स्टेट्स के, मतलब बाहर से और आपस में जो भी है, उसको ये कंट्रोल कर सकते थे. और इसमें कोई एग्रीमेंट भी नहीं किया था इन्होंने इंडियन से, और ना ही इंडिया पे कब्जा किया था, लेकिन पावर ले ली थी इन्होंने उसको कंट्रोल करने की. मोस्ट ऑफ द रूलर ऑफ द लार्जर किंगडम वर परसुएडेड बाय लॉर्ड वेलेस्ली टू साइन अ ट्रीटी नोन एज सब्सिडियरी अलायंस विद द ब्रिटिश. जो इंडिया के बड़े बड़े किंगडम्स थे वो मजबूर हो गए थे लॉर्ड वेलेस्ली के साथ ट्रीटी साइन करने पे. और वो ट्रीटी क्या थी? वो यही ट्रीटी थी सब्सिडरी अलायंस की. द रूलर हु साइन सच अ ट्रीटी हैज टू एक्सेप्ट द फॉलोइंग कंडीशन. अब क्या था इस ट्रीटी में? क्या था कि अगर आपने ये ट्रीटी साइन करी है तो आपको क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा और कौन सी कंडीशंस आपको मानना पड़ेंगी ब्रिटिशर्स की. अब हम बात करते हैं. पहली कंडीशन क्या थी? दे हैड टू एक्सेप्ट द ब्रिटिश एट द सुप्रीम पावर. सबसे पहली चीज, जो भी किंगडम साइन करेगी ये ट्रीटी लॉर्ड वेलेस्ली के साथ, उसको ब्रिटिशर्स को सुप्रीम पावर मानना पड़ेगा. मतलब ब्रिटिशर्स सुप्रीम पावर होंगे इस ट्रीटी से. पहला पॉइंट तो यही था. दूसरा क्या था? दे हैड टू मेंटेन ब्रिटिश ट्रूप एट देयर ओन कॉस्ट. दूसरा पॉइंट तो और खतरनाक था. ब्रिटिश की आर्मी को उन्हें ट्रेन करना पड़ेगा और मेंटेन करना पड़ेगा. और खर्चा कौन देगा उस आर्मी का? खुद उनको. जो राजा इंडिया का राजा है, मान लो किंगडम है कोई, इंडिया की बड़ी किंगडम है, और उस राजा ने, इंडिया का कोई राजा है, उसने साइन कर ली सब्सिडरी अलायंस, तो उसको अब ब्रिटिश आर्मी को भी पालना पड़ेगा. अपनी आर्मी को तो पालेगा पालेगा, ब्रिटिश आर्मी को भी पालेगा, उनको ट्रेनिंग देगा, उनको हथियार देगा और अपने खर्चे पे देगा.
दूसरा पॉइंट इसका ये था। तीसरा पॉइंट क्या है, दे हैड टू कीप ब्रिटिश ऑफिसर नोन एज द रेजिडेंस एट देयर कोस्ट। अब उनको अपने कोर्ट में, जो उनकी सभा होती थी, वहाँ एक ब्रिटिश ऑफिसर को रखना पड़ेगा, वहाँ बसाना पड़ेगा। ब्रिटिश ऑफिसर हमेशा वहाँ एक रहेगा उनके पास, उनकी सभाओं में। मतलब राजा का जो दरबार लगता है, वहाँ कोई भी सभा हो रही है तो वहाँ एक ब्रिटिश का ऑफिसर हमेशा मौजूद रहेगा। उसको ये पालेंगे कौन? राजा पालेंगे। तो एक तो ये हो गया, ब्रिटिशर को एक तरह से और पालने का हो गया। दे वुड हैव एनी अदर फॉरेनर अदर देन ब्रिटिश इन देयर किंगडम। ब्रिटिशर्स के अलावा कोई दूसरा फॉरेनर वहाँ पे नहीं आ सकता। चौथी शर्त ये थी कि अपनी किंगडम में अगर कोई भी बाहर का आदमी होगा तो वो सिर्फ ब्रिटिशर होंगे। ये नहीं कि आप पोर्चुगीज को रख के ले रहे हैं, या फ्रेंच को रख के ले रहे हैं, या डच को रख ले रहे हैं। बाहर का कोई भी बंदा नहीं होगा। अगर बाहर का कोई फॉरेनर होगा तो वो ब्रिटिशर होना चाहिए। चौथी शर्त ये थी। पांचवी शर्त क्या है? दे वर नॉट अलाउड टू नेगोशिएट विद एनी अदर किंगडम विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ द ब्रिटिशर। अब कोई दूसरी राज्य है अगर, या कोई दूसरा किंगडम है, तो उससे नेगोशिएट, उससे बातचीत कुछ नहीं कर सकते बिना ब्रिटिश की परमिशन के। हम जैसे अपनी किंगडम के राजा हैं और एक कोई दूसरा राजा हमको दूसरी रियासत का राजा आ रहा है, तो हम उससे कोई बातचीत या कोई भी समझौता नहीं कर सकते बिना ब्रिटिश के अप्रूवल से। जब तक ब्रिटिश नहीं कहेंगे तब तक हम उससे कोई समझौता नहीं कर सकते। तो ये इसकी पांचवी शर्त थी। तो इसकी 5 शर्तें थी सब्सिडरी अलायंस की। इन रिटर्न द ब्रिटिश प्रॉमिस देम प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी एक्सटर्नल अटैक एंड नॉन इंटरफेरेंस इन देयर इंटरनल मैटर। इसके बदले ब्रिटिश राजा को क्या देगा? इसके बदले ब्रिटिश ने राजा से कहा कि मैं आपकी प्रोटेक्शन करूंगा और आपके जो एक्सटर्नल अटैक होंगे उनसे मैं आपको बचाऊंगा। कोई दूसरी रियासत अगर आप पे अटैक करेगी तो मैं आपको बचाऊंगा, और आपके इंटरनल मैटर में हम लोग नहीं बोलेंगे। अब ये भी एक तरह से बेवकूफ़ बनाने वाली बात थी। आर्मी मैं ब्रिटिश की ट्रेन कर रहा हूँ तो भाई तुम मेरे लिए तो लड़ोगे, पैसा मैं खर्चा कर रहा हूँ तुम्हारे ऊपर। इस सब्सिडरी अलायंस में क्या था? दूसरा पॉइंट तो यही है ना कि ब्रिटिश की आर्मी को आपको राजा को ट्रेन करना पड़ेगा। जब ब्रिटिश की आर्मी को राजा ट्रेन कर रहा है तो राजा अपनी आर्मी को भी ट्रेन कर सकता है। क्या जरूरत है उसको ब्रिटिश की आर्मी को ट्रेन करने की? तो ब्रिटिश एक तरह से बेवकूफ़ बना रहे थे, कहते हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। द ब्रिटिश हाउएवर कुड डिपोज एनी रूलर इन केस ऑफ लैप्स। अब अगर किसी रूलर ने कोई भी गद्दारी करी इसमें तो ब्रिटिश उसके खिलाफ एक्शन भी ले सकते थे। द ब्रिटिश डिपोज द रूलर ऑफ कर्नाटिक, सूरत, तंजौर ड्यू टू सच लैप्स। और इसी की वजह से, इस पॉलिसी की वजह से ब्रिटिश जो कर्नाटक के रूलर थे और सूरत के रूलर थे और तंजौर के, ये 3 जगह के जो रूलर थे उनको ऑलरेडी डिपोज कर चुके थे। मतलब इसी सब्सिडरी अलायंस की वजह से उन्हें डिपोज करा था उनको। ऑलरेडी तो नहीं कह सकते, वो उस टाइम की बात है। तो सब्सिडरी अलायंस की वजह से इन तीनों रूलर को डिपोज किया भी था ब्रिटिशर्स ने। द रूलर हु एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस इंक्लूडेड द निज़ाम ऑफ हैदराबाद, द रूलर ऑफ मैसूर, द राजा ऑफ तंजौर, द नवाब ऑफ अवध, द पेशवा, द भोसले, द राजा ऑफ बेरार, द सिंधिया, द राजपूत स्टेट्स ऑफ जोधपुर, जयपुर, बूंदी एंड द रूलर ऑफ भरतपुर। अब यहाँ पे एक डिटेल दी गई है कि कौन कौन से ऐसे रूलर थे जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट कर लिया था। मजबूरी थी, सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट करना ही था, क्योंकि ब्रिटिश उस टाइम पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। अगर वो नहीं एक्सेप्ट करते तो वो अटैक कर देते। तो इससे अच्छा यही था कि उनको एक्सेप्ट करके उनसे प्रोटेक्शन ले लो। तो यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं: द निज़ाम ऑफ हैदराबाद, द रूलर ऑफ मैसूर, द राजा ऑफ तंजौर, द नवाब ऑफ अवध, द पेशवा, द भोसले, द राजा ऑफ बेरार, द सिंधिया, द राजपूत स्टेट जोधपुर, बूंदी एंड द रूलर ऑफ भरतपुर। इन सब ने सब्सिडरी अलायंस पे साइन कर लिया था। ट्रीटी हो गई थी इन सब की ब्रिटिशर्स के साथ। अब इस सब्सिडरी अलायंस का ब्रिटिशर पे इम्पैक्ट क्या पड़ा? भाई सब्सिडरी अलायंस जो था ये मजबूरी थी और ज़बरदस्ती का एक अलायंस था, लोगों को करना पड़ा। तो इम्पैक्ट ब्रिटिश पे क्या पड़ा इसका? द सब्सिडरी अलायंस हेल्प द ब्रिटिश इन कैरिंग आउट देयर एक्सपेंशन पॉलिसी इन द फॉलोइंग वे। सबसे बड़ी चीज़ तो यही हुई कि सब्सिडरी अलायंस से ब्रिटिश को क्या फ़ायदा मिला? भाई ब्रिटिश फैलना चाह रहे थे ना पूरे हिंदुस्तान में,
तो जब हर रियासत को वो प्रोटेक्शन दे रहे हैं, हर रियासत में ब्रिटिश की आर्मी ट्रेन हो रही है, तो जाहिर सी बात है हर रियासत पे उन्हीं का तो कब्जा हो गया। जितनी भी छोटी छोटी रियासतें थी हिंदुस्तान में, सब पे कब्जा कौन करते चल रहा है? ब्रिटिशर्स। तो ये उनकी सब्सिडरी अलायंस थी। तो इसमें देखते हैं क्या क्या पॉइंट थे, क्या क्या फायदा हुआ। इट एनेबल्ड देम टू कंट्रोल इंडियन स्टेट विदाउट वेजिंग आउटराइट वॉर टू एनेक्स देम। सबसे पहली अच्छी बात तो ये हुई कि इंडिया की जो भी स्टेट्स या जो भी रियासत थी उन्हीं ने अपने कंट्रोल में ले लिया, बिना लड़ाई करे और बिना उनसे लड़े वो उन्हीं की कंट्रोल में आ गया और उन्हीं को प्रोटेक्शन देने लगे। सबसे बड़ी बात तो ये हुई उसमें। इट हेल्प देम टू मेंटेन लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट द एक्सपेंस ऑफ द इंडियन रूलर। दूसरी खास बात क्या हुई? इंडियन रूलर पैसा खर्चा कर रहा है, आर्मी ट्रेन किसकी हो रही? ब्रिटिशर की। तो ब्रिटिशर का पैसा भी नहीं खर्चा हो रहा, आर्मी भी फ्री में ट्रेंड हो रही है। दूसरा पॉइंट तो ये हो गया, उनको बहुत फायदा मिला से सब्सिडरी अलायंस से। तीसरा क्या फायदा था? इट एवर्ड द डेंजर ऑफ इंडियन रूलर फॉर्मिंग एन अलायंस अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब अगर कोई इंडियन रूलर ऐसा होता था जो ब्रिटिश के खिलाफ होता था, तो वो अकेले तो लड़ नहीं सकता था, उसको दूसरे रूलर्स की मदद चाहिए होती थी। तो ब्रिटिश ने इसमें एक रूल लगा रखा था कि कोई भी रूलर उनकी परमिशन के बिना आपस में समझौता नहीं कर सकता। तो एक ये भी बात हो गई, उससे भी बच गए ब्रिटिशर्स। तीसरा पॉइंट इनको क्या फायदा हुआ? इट एनेबल ब्रिटिश टू कीप अ क्लोज वॉच ऑन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द इंडियन स्टेट थ्रू देयर रेजिस्टेंस इन द कोर्ट ऑफ द। एक पॉइंट ये था कि एक ब्रिटिश उनके कोर्ट में बैठा रहेगा, उनकी सभा में एक अंग्रेज रहेगा। तो वो क्या करते थे, वो नजर रखते थे कि अंदर अंदर सभा के अंदर ऐसी कोई बात तो नहीं हो रही जो ब्रिटिशर के खिलाफ हो। तो वहां उन्हीं का बंदा बैठा रहता था, वो चेक करता रहता था। अगर कोई भी ऐसी बात जो ब्रिटिश को लगता था कि इंटरनली चल रही है और ब्रिटिशर के खिलाफ है, वो तुरंत खबर देता था ब्रिटिशर्स को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। द स्टेशनिंग ऑफ कंपनीज ट्रूप in the capital of Indian state gave the British the control of the strategic and the key position of in India। अब एक लार्ज तबका, एक लार्ज आर्मी, ब्रिटिशर्स की लार्ज आर्मी इंडिया में ही ट्रेंड हो रही थी और हर अलग अलग रियासतों में ट्रेंड हो रही थी। इससे क्या हो रहा था, ब्रिटिश को बहुत मजबूती मिल रही थी और एक की पोजीशन वो इंडिया में बना रहे थे अपनी। अब देखते हैं इस सब्सिडरी अलायंस की वजह से इंडियन रूलर पे क्या इफेक्ट पड़ा। भाई ब्रिटिश तो पूरी तरह से फायदा उठा रही है, बेवकूफ़ बना रही है उनको, धीरे धीरे सबको दिख रहा है, इंडियन रूलर को भी दिख रहा है, लेकिन बेचारे मजबूर हैं, ब्रिटिशर के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते या कुछ कर नहीं सकते, वरना ब्रिटिशर अटैक कर देंगे। है तो वो कमज़ोर, इसीलिए वो प्रोटेक्शन ले रहे हैं। और प्रोटेक्शन ले भी किससे रहे? ब्रिटिशर से। ब्रिटिशर ने भी दिमाग अच्छा खेला था, या हमसे प्रोटेक्शन लो या हमसे लड़ाई करो, जीत तो तुम पाओगे नहीं, तो तुमसे प्रोटेक्शन ही लो। तो प्रोटेक्शन ही ले रहे थे वो। तो अब देखते हैं इंडियन रूलर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। द सब्सिडरी अलायंस प्रोवाइड डीमोरलाइजिंग फॉर द इंडियन रूलर एंड हार्मफुल फॉर द पीपल ऑफ देयर स्टेट। मोरल कम हो गया था इंडियन रूलर का, बेचारे कमजोर पड़ गए थे ब्रिटिशर्स के आगे। तो पहला पॉइंट देखते हैं क्या था। इट दिस आर्म द इंडियन स्टेट एंड डिप्राइव द इंडियन प्रिंसेस द मीन्स ऑफ फॉर्मिंग एनी कॉन्फिडेंसी अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब क्या हुआ था कि इंडियन स्टेट तो इतनी कमजोर हो गई थी और डिसआर्म हो गई थी, और वो ब्रिटिशर के खिलाफ कुछ कॉन्फ्रेंसी बना ही नहीं सकती थी। इतना उनको कमजोर कर दिया था, उनका बंदा ही वहीं बैठा है, उनकी आर्मी को ही वो वहीं ट्रेन कर रहे हैं, तो पूरी तरह से कंट्रोल में थे लोग ब्रिटिश के। बाय एक्सेप्टिंग दिस आर्मामेंट एंड सरेंडरिंग फॉरेन रिलेशन, द इंडियन स्टेट एक्सेप्टेड अ सबऑर्डिनेट पोजीशन एंड वर्चुअली लॉस्ट देयर इंडिपेंडेंस। अगर ये ट्रीटी जो साइन कर ली ना इंडियन रूलर्स ने, तो क्या हुआ, अब वो ब्रिटिशर से लड़ नहीं सकते, तो बेसिकली क्या उन्होंने सरेंडर ही कर दिया और वो ब्रिटिशर को सपोर्ट ही देंगे। तो एक तरह से वो गुलाम बन गए थे, उन्होंने अपनी आज़ादी खो दी थी और वो ब्रिटिशर के अंडर काम करने लगे थे। इंडियन रूलर हु एक्सेप्टेड द सब्सिडरी अलायंस बिकम लैक्स एंड निग्लेक्टेड द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द मिलिट्री एज दे वर श्योर ऑफ ब्रिटिश प्रोटेक्शन। अब जिन्होंने साइन कर लिया था वो आराम से बैठ गए अपने वहाँ, कहने लगा अब हमें ना अपनी आर्मी को ट्रेन करना है, ना हमें अपना एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, क्योंकि अब सब कुछ ब्रिटिश देख रहा है, हम बस बैठ के खाएंगे और ब्रिटिश हमारे प्रोटेक्शन भी देंगे और हमारी रियासत को वो ब्रिटिशर संभालेंगे। ये भी उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी थी जिन्होंने ये सोच के सब्सिडरी अलायंस को साइन किया था। उन्होंने सोचा कि सारे काम तो ब्रिटिश देख लेगा और हम लोग बैठ के सिर्फ खाएंगे, और रिलैक्स होकर बैठ गए। वो ब्रिटिश उनको प्रोटेक्शन भी दे रहा है, उनकी आर्मी को भी ट्रेन कर रहा है, लेकिन पैसा तो तुम्हारा ही ले रहा है ना वो। They impose heavy taxes on their subject to meet the cost of maintaining the British troop।
अब क्या हुआ, जब पैसा तुम्हारा लग रहा है आर्मी को ट्रेन करने पे, तो अब इन्हीं ने क्या करा, प्रजा पे टैक्स लगाने लगे। अब जब ज्यादा टैक्स लगाएंगे तभी तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तभी तो ब्रिटिश की आर्मी को ट्रेन कर पाएंगे। तो ब्रिटिश को आर्मी की ट्रेन करने के लिए इनको पैसा चाहिए था। अब इन्हीं ने क्या करा, जो लोकल राजा थे, जो लोकल रूलर थे, जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस साइन किया था, उन्हीं ने लोगों के ऊपर टैक्स लगाना लग कर दिया, हाई हैवी टैक्स इम्पोज कर दिया था। तो ये है आपकी सब्सिडरी अलायंस, एक पॉलिसी आपकी ये हो गई। आपको समझ में आया? सब्सिडरी अलायंस में क्या था, ब्रिटिश ने कहा था मैं आपको प्रोटेक्शन दूंगा, वरना आप मुझसे लड़ाई कर लिए। अगर आप जीत गए तो ठीक, नहीं जीतते तो कब्जा मैं कर लूंगा। तो जो कमजोर राजा थे, कमजोर रियासतें थी, उन सब ने क्या करा, ब्रिटिशर से हाथ मिला लिया और ब्रिटिशर्स को पालने लगे अपने वहाँ। इसके बाद एक और पॉलिसी हमने कल बात करी थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स क्या थी, इसके बारे में ही पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। द डॉक्ट्रिन्स ऑफ लेप बिकम ऑपरेटिव ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गवर्नर जनरल लॉर्ड डेलहौजी। याद रखिएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप कब आई थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स आई थी जब गवर्नर जनरल वहां पे लॉर्ड डेलहौजी थे। अभी इससे पहले हम लोगों ने जो बात करा था, सब्सिडरी अलायंस किस में आई थी? लॉर्ड वेलेस्ली। और डॉक्ट्रिन ऑफ लेप, लॉर्ड डेलहौजी। अंडर दिस सिस्टम, अंडर दिस सिस्टम, इफ एनी इंडियन रूलर डाइड विदाउट नेचुरल हायर, द adopted child would not have any right to inherit the throne। अब ये बहुत ही जबरदस्त दिमाग खेला था लॉर्ड डेलहौजी ने। दिमाग क्या खेला था कि अगर कोई इंडियन रूलर है, मान लो कोई राजा है, हिंदुस्तानी राजा, उसकी कोई औलाद नहीं है, लेकिन उसने क्या करा, किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लिया और पाला पोसा बड़ा किया। तो इस पॉलिसी का कहना यह था कि अगर कोई राजा मर गया और उसकी कोई औलाद नहीं है, और अगर उसने उसको अडॉप्ट किया है किसी औलाद को, तो उस औलाद को गद्दी नहीं दी जाएगी जिसको अडॉप्ट किया है। जो नेचुरल सन होगा उसका, मतलब जो नेचुरल बच्चा होगा, उसी को वो गद्दी मिलेगी। एडॉप्टेड बच्चे को गद्दी नहीं देंगे। ये नया रूल निकाला था किसने? लॉर्ड डेलहौजी ने। आफ्टर द डेथ ऑफ द रूलर, हिज किंगडम यूज्ड टू बी एनेक्स टू द ब्रिटिश टेरिटरी। और अगर राजा मर गया तो जो भी प्रजा है, जो भी रियासत है, वो पूरी किसकी हो जाएगी? ब्रिटिश की हो जाएगी, अगर उसका कोई वारिस नहीं है। और अगर सगा वारिस नहीं है, उसने उसको एडॉप्ट किया है, पाला है, तो उसको नहीं मिलेगी। तो इस रूल, ये जो पॉलिसी थी, इससे क्या हुआ, सतारा एक जगह थी, सतारा वाज द फर्स्ट स्टेट टू बी एनेक्स्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। सतारा पहली जगह थी जिसको अंग्रेजों ने कब्जा करा था इस पॉलिसी के थ्रू। जो उनके राजा थे, जब उनकी डेथ हो गई थी तो उनका कोई नेचुरल वारिस नहीं था, तो इन लोगों ने कब्जा कर लिया। कब की बात है? ये बात करते हैं इन 1848, द राजा ऑफ सतारा। 1848 की बात है, जो राजा थे सतारा के, अप्पा साहिब डाइड। अप्पा साहिब वहाँ के राजा थे और वो मर गए विदाउट लिविंग अ नेचुरल हायर। और उनका कोई नेचुरल हायर नहीं था, यानी उनका कोई वारिस नहीं था। ही एडॉप्टेड अ सन सम डेज बिफोर हिज डेथ। और उन्होंने अपने मरने से पहले, कुछ दिन पहले, एक लड़के को गोद लिया था। मरने से कुछ दिन पहले एक लड़के को गोद लिया था और उसको अपना लड़का बनाया था, बट विदाउट द कंसेंट ऑफ द ब्रिटिश। लेकिन ब्रिटिश को नहीं पता था। देयरफॉर द सतारा बिकम द फर्स्ट विक्टिम ऑफ लॉर्ड डेलहौजी। और जैसे ही ब्रिटिश को पता चला कि भैया इन्हीं ने एक लड़के को गोद लिया है, तो ब्रिटिशर्स ने पहले ही पॉलिसी बना ली थी। क्या थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। अगर आपका कोई वारिस नहीं है तो सारी की सारी संपत्ति किसकी हो जाएगी? ब्रिटिशर्स की हो जाएगी। मतलब अगर आपका कोई भी वारिस नहीं है तो वो आपकी प्रजा को कब्जा कर लेंगे। तो पहली जगह जिसको ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया था वो थी सतारा। सतारा पे इसी तरह कब्जा हुआ था। संभलपुर वॉज एनेक्स्ड इन 1849 व्हेन इट्स रूलर नारायण सिंह पास अवे विदाउट अडॉप्टिंग ए सन। उसके बाद कौन सी कब्जा करी इन लोगों ने? संभलपुर। संभलपुर 1849 में अंग्रेजों ने कब्जा किया। जो वहाँ के रूलर थे नारायण सिंह, वो मर गए और उनका भी कोई वारिस नहीं था। इन 1853 द रूलर ऑफ झांसी गंगाधर राव डाइड विदाउट लिविंग अ मेल हायर एंड द झांसी वाज एनेक्स्ड टू द ब्रिटिश एम्पायर। अब 1853 में क्या हुआ, जो झांसी के रूलर थे गंगाधर राव, वो भी मर गए, लेकिन उनका कोई लड़का नहीं था, मेल हायर नहीं था। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, झांसी को भी कब्जा कर लिया, क्योंकि उनका भी कोई वारिस नहीं था। तो
1849 में ब्रिटिशर ने संबलपुर के जब राजा मरे तो वहां पे कब्जा, संबलपुर में कब्जा कर लिया, उसके बाद झांसी में कब्जा कर लिया। द क्लेम ऑफ हिज एडॉप्टेड सन वॉज disregarded and it was left to the Rani Lakshmi Bai, the widow of Gangadhar, to settle the score with the British। अब जो रानी लक्ष्मीबाई थी जिनके बारे में हमने बहुत आपने सुना होगा, अब उनकी भी कहानी यहीं से स्टार्ट हुई। वो जो गंगाधर राव थे वो उनकी वाइफ थी, तो रानी ऑफ झांसी उन्हीं को कहा जाता था। तो वहां पे हुआ क्या कि उनके पास भी कोई सन तो था नहीं, तो अब रानी लक्ष्मीबाई का जो लड़का था वो अडॉप्टेड था, छोटा सा। आपने देखा होगा वीडियोस में या कहीं पे भी न्यूज़ पे कभी भी देखा हो, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ा होगा, तो वो घोड़े पे जो उनकी फोटोज देखी होंगी तो उसमें एक बच्चा था उनके हाथ में, तो वो अडॉप्टेड था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने वो नहीं माना था और उनके पे कब्जा कर लिया था। तो अब उसके लिए भी आगे जब रानी लक्ष्मीबाई का बहुत बड़ी जंग हुई थी ब्रिटिशर से इससे रिलेटेड, तो अब वो सब आ गया था रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर और उनको वो सेटल करना था ब्रिटिशर्स से। After the death of Peshwa Bajirao II, his adopted son Nana Sahib was denied pension. The other state annexed under the doctrine of rape was जैतपुर, उदयपुर और नागपुर। अब जब पेशवा बाजीराव टू मर गए तो जब उनका लड़का था वो भी अडॉप्टेड था, नाना साहेब, तो उसको भी अंग्रेज़ों ने मानने से मना कर दिया और उसको भी पेंशन देने से मना कर दी, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स के तहत अंग्रेज ने जो रूल निकाला था कि अडॉप्टेड सन को हम नहीं मानेंगे। उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स से उन्होंने और कौन कौन से जगह पे कब्जा किया, जैतपुर एक जगह थी वो उसको कब्जा करा, उदयपुर थी उसको कब्जा करा और नागपुर और उसको कब्जा करा। तो ये अलग अलग पॉलिसीज अब निकालने लगे थे, बिना जंग लड़े बिना कुछ करे रूल बनाते थे और देखते थे कि कौन सा रूल कहाँ पे काम करेगा, और उन्हीं रूल के बदौलत धीरे धीरे इंडिया पे कब्जा कर रहे थे। बहुत सी स्टेट से कब्जा कर चुके थे, बहुत से राज्य इन्होंने कब्जे कर लिए थे। इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लेब से कब्जा किया, और अभी हम लोगों ने इससे पहले वाली जो आपकी पॉलिसी पढ़ी थी सब्सिडरी अलायंस, उससे कितने स्टेट्स कब्जे करे। डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स होप सो आपको समझ में आ गया होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स क्या था, अगर किसी राजा का कोई वारिस नहीं था तो अगर वो राजा मर जाता है तो उसकी सारी संपत्ति कहाँ चली जाती थी, ब्रिटिशर्स के पास। एक पॉलिसी और हम लोगों ने पढ़ी थी कर, एलिज गवर्नमेंट, एलिड गवर्नमेंट ही बोल सकते हैं इसको, एलिज्ड गवर्नमेंट, इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर लग रही है। एलिज्ड मिस गवर्नेंस, एलिज्ड मिस गवर्नेंस में क्या है देख लेते हैं। सम इंडियन स्टेट वर एनेक्स अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नेंस। अच्छा, हुआ क्या, ब्रिटिशर्स हर चीज में दिमाग लगा रहे थे, मतलब मिस गवर्नेंस का आरोप लगाने लगे लोगों के ऊपर। मिस गवर्नेंस का मतलब जैसे किसी भी कोई राजा है, उसकी कोई भी रियासत है, तो ब्रिटिश उस पर आरोप लगाने लगे कि तुम ठीक से चला नहीं पा रहे हो अपनी गवर्नमेंट, तुम ठीक से चला नहीं पा रहे हो, हम लोग को दे दो, हम लोग इसको सही से चलाएंगे। तो मिस गवर्नमेंट का आरोप लगा के बहुत से इन्हीं ने रियासतों को और कब्जा किया। द ब्रिटिश वुड एलेज दैट देयर वाज बैड एडमिनिस्ट्रेशन, तो ब्रिटिश वुड एलेज दैट देयर वाज बैड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब क्या हुआ, इल्ज़ाम लगाया कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं है या कुछ नहीं है। एंड इंडियन रूलर वाज नॉट कम्पिटेड टू रूल प्रॉपरली, और जो इंडियन रूलर है वो सही नहीं है इस जगह पर रूल करने के लिए, या इतनी उसके अंदर काबिलियत नहीं है कि वो यहाँ पर रूल कर सके। तो ये जगह अब हम लोग कब्जा कर लेंगे और हम लोग इसको अच्छी तरह से रूल करेंगे। ऑन दिस एक्सक्यूज दे वुड एनेक्स द किंगडम। लॉर्ड डेलोजी डिपोज वाजिद अली शाह द नवाब ऑफ अवध in 1856 on the ground of misgovernance and misrule and annexed the Awadh to the British Empire। तो लॉर्ड डेलोजी ने सबसे पहले इस पॉलिसी से वाजिद अली शाह जो कि नवाब थे अवध के 1856 में, उनकी जो रियासत थी उसको कब्जा कर लिया। क्या कह के कि आप सही से चला नहीं पा रहे हैं, आप मिस गवर्नमेंट, आप काबिल नहीं है सरकार चलाने के या रियासत चलाने के, तो आप इस लायक नहीं, इसलिए आप हमको दे दिए। तो ब्रिटिश ने उनकी रियासत पे कब्जा कर लिया जो कि नवाब थे अवध के 1856 में। तो पहला केस एलिज मिस गवर्नमेंट का केस कौन बने, ये बने, क्या नाम था इनका, नवाब वाजिद अली शाह। डेलोजी यूज सम अदर प्रिटेक्ट एज वेल टू एनेक्स द इंडियन स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, अ पार्ट ऑफ सिक्किम वॉज एनेक्स्ड
on the pretext that his ruler has ill-treated the company servant. And similarly, the Nizam of Hyderabad had to surrender Berar when he failed to meet the financial obligation. और भी तरीके से डलहौजी ने हिंदुस्तानी रियासतों को कब्जा किया। उसमें से एक तरीका तो ये हो गया कि आप गवर्नमेंट नहीं चला पा रहे, मिस गवर्नमेंट कर रहे हैं आप, इस वजह से। एक तरीके से उसने क्या करा, सिक्किम का एक पार्ट अपने में कब्जे में लिया। कैसे? उसने ये आरोप लगा दिया कि जो वहाँ का रूलर है वो सही से हम लोगों से बात नहीं कर रहा, या हम लोगों से ट्रीटमेंट, अंग्रेज़ों की मदद नहीं करता सही से, अंग्रेज़ों से सही व्यवहार नहीं है उसका, उसको कब्जा किया। दूसरा जो निज़ाम थे हैदराबाद पे, उनको उनसे कहा कि सरेंडर करें। क्यों सरेंडर करें? क्योंकि उनके ऊपर इतने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन लगा दिए थे। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन मतलब इतने टैक्सेस लगा दिए थे, इतने पैसे लगा दिए थे कि उनको वो देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, कि राज अब ब्रिटिश का है सब जगह, वो जैसा चाहेंगे वैसे कब्जा करेंगे। और अलग अलग पॉलिसीज निकालते थे कि हर पॉलिसी के तहत कौन सा राजा फंस रहा है, क्योंकि छोटे छोटे रूलर्स में बढ़ चुका था हिंदुस्तान, तो हर रूलर के ऊपर वो कब्जा करते चले जा रहे थे। इतने ऑब्लिगेशन, इतनी तोहमतें लगा देते थे लोगों के ऊपर कि उनको मजबूरी में ब्रिटिश के आगे सरेंडर करना पड़ता था। अगर सरेंडर नहीं करोगे तो जंग करो, और जंग करेंगे तभी, जब इतने दमदार होंगे तभी जंग कर पाएंगे, वरना क्या है, जंग करने लायक ही नहीं रहोगे। इसीलिए तो सब्सिडरी अलायंस लाया कि प्रोटेक्शन दे रहे हैं हम तुमको, वरना तुम हमसे जंग करो। अपनी फौज से उनको प्रोटेक्शन दिलवा रहा है, और वही उसकी फौज को आप ही पाल रहे हैं, वही राजा पाल रहा है, तो उसके पास तो अपनी खुद की फौज बची नहीं, तो ब्रिटिश से लड़ेगा क्या वो। डॉक्ट्रिन ऑफ लेस में क्या करता था कि किसी भी राजा का अगर वारिस नहीं है तो वो उसकी संपत्ति को कब्जा कर लेगा। एलिज मिस गवर्नमेंट का मतलब ये हुआ कि आप पे आरोप लगा देगा कि आप सही से गवर्नमेंट चला नहीं पा रहे हैं, आप इसके लायक नहीं है, आप अपनी गवर्नमेंट हमको दे दें, हम अब चलाएंगे आपकी रियासत। तो ज़बरदस्ती कब्जा कर लेते थे उनकी रियासत पे, हर राजा से छीन लेते थे, जो उनको लगता था बहुत ही कमज़ोर है उससे उसकी रियासत छीन लेते थे। आई होप सो आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ तक का आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे कैसे ब्रिटिश आगे बढ़े और कैसे कैसे उन्होंने कब्जा किया। अब कुछ वॉर्स जो हम लोगों ने अभी पढ़ी थी, एंग्लो मैसूर वॉर कौन सी कब हुई थी, किसके बीच में हुई थी, यहाँ पे कुछ डेट्स दिए हुए हैं, उसको याद रखिएगा, आगे आपके हायर क्लासेस में भी आ जाता है, कभी कभी क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो पहली एंग्लो मैसूर वॉर कब हुई थी? 1767 से 1769 तक, 2 साल तक हुई थी। इसका वजह क्या थी, ये क्यों हुई थी? द मराठा, द निज़ाम एंड द ब्रिटिश फॉर्म एन अलायंस अगेंस्ट हैदर अली। मराठा और निज़ाम मिल गए थे किसके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ। और उन लोगों ने ब्रिटिशर को सपोर्ट करा, और हैदर अली बेचारे अकेले पड़ गए। तो हैदर अली डिप्लोमेटिकली वॉन ओवर द मराठा एंड निज़ाम टू हिज साइड। तो पहले तो क्या हुआ कि इसमें तो हैदर अली जीत गए, मराठा और निज़ाम उधर चले गए थे। तो मराठा एंड द निज़ाम एंड द ब्रिटिश फॉर्म एन अलायंस, तीनों ने एक अलायंस कर लिया था किसके? हैदर अली के खिलाफ। तो हैदर अली ने क्या करा, दिमाग लगाया और मराठा और निज़ाम को अपने साइड मिला लिया। तो हैदर अली डिफीटेड द ब्रिटिश एंड सीज मद्रास एंड साइंड अ ट्रीटी अग्रीड टू रिस्टोर ईच अदर टेरिटरीज। तो पहली जो लड़ाई हुई थी, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, उसमें हैदर अली ने ब्रिटिशर्स को हरा दिया था और मद्रास को सीज कर दिया था, एक ट्रीटी साइन कर दी थी कि जो भी राज आपने लिए हैं हमसे, वो हमको वापस करें। तो इसमें हैदर अली ने दिमाग लगाया, अपने साइड ले लिया था किसको? मराठा और निज़ाम को। पहले मराठा और निज़ाम ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे थे। फिर दूसरी लड़ाई हुई, सेकेंड एंग्लो, ब्रिटिशर्स चुप थोड़ी ना बैठेंगे। अब दूसरी लड़ाई हुई, वो कब हुई? 1780 से 1784, 4 साल तक चली। ब्रिटिश कैप्चर द फ्रेंच पोर्ट, फ्रेंच पोर्ट ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया, माहे, थ्रू विच मैसूर कैरी आउट ओवरसीज ट्रेड and refusal of English to fulfill the terms of the defensive treaty when Hyder Ali was attacked by Maratha। अब क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच पोर्ट कब्जा कर लिया जिसपे मैसूर से ट्रेड होता था, और उसने मना कर दिया कि वो वापस नहीं करेगा। तो जो ट्रीटी एक साइन हुई थी, तो हैदर अली के ऊपर अटैक कर दिया मराठास ने। तो हैदर अली, रिजल्ट क्या हुआ इसका? हैदर अली मर गए, हैदर अली डाइड। हिज सन टीपू सुल्तान कैरी डाउन द स्ट्रगल, फिर टीपू सुल्तान ने उस लड़ाई को आगे बढ़ाया। द वॉर एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। लड़ाई खत्म हुई कैसे? मैंगलोर की ट्रीटी हुई, वहाँ पे ट्रीटी ऑफ मैंगलोर की गई, तब वहाँ पे लड़ाई खत्म हुई। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर किसके बीच में हुई थी? बिटवीन टीपू सुल्तान और लॉर्ड मैकार्टनी,
रिस्टोर ईच अदर टेरिटरी। ट्रीटी हुई टीपू सुल्तान और लॉर्ड मैकार्टनी के बीच, और उन लोगों ने एक दूसरे की जो भी टेरिटरीज पे कब्जा किया था वो वापस कर दी गई, रिस्टोर हो गई। अब तीसरी एंग्लो मैसूर वार फिर हुई 1790 से 1792 के बीच। टीपूज डिफरेंस विद राजा ऑफ ट्रेवनकोर, द ब्रिटिश फॉर्म एन अलायंस विद निजाम एंड द मराठा अगेंस्ट टीपू। अब ब्रिटिश ने फिर दिमाग लगाया कि टीपू सुल्तान को अकेले तो हरा नहीं पाएंगे, तो उन्हीं ने निजाम और मराठा को फिर अपनी तरफ मिला लिया और टीपू के अगेंस्ट चले गए, टीपू सुल्तान के अगेंस्ट। फिर वॉर हुई, फिर वॉर एंड हुई, फिर एक ट्रीटी साइन हुआ, उस ट्रीटी को कहते हैं सेरिंगापट्टनम। 1792 में सेरिंगापट्टनम की ट्रीटी हुई। टीपू सुल्तान सरेंडर हाफ ऑफ हिज किंगडम, आधी आधी रियासत को टीपू सुल्तान को देना पड़ा, किसको, अंग्रेजों को, जब वो ट्रीटी हुई उसकी जान बख्शने के बदले। तो अंग्रेजों ने इस पे निज़ाम और मराठा से हाथ मिला लिया था टीपू के सुल्तान के अगेंस्ट, और टीपू सुल्तान को हरा दिया था। तो फिर ट्रीटी साइन हुई थी और टीपू को आधी सल्तनत अपनी देनी पड़ी थी। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुई 1799 में। टीपू अलायंस विद द फ्रेंच एंड हिज रिफ्यूजल टू एक्सटेंड द सब्सिडरी अलायंस। अब क्या था, सब्सिडरी अलायंस लेके आ गए थे ये लोग। इन लोगों ने कहा था कि सब्सिडरी अलायंस जो अभी पॉलिसी हम लोगों ने पढ़ी थी कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन टीपू सुल्तान भैया दमदार आदमी था, दिलेर आदमी था, उसने साफ मना कर दिया कि हम अंग्रेज़ों की गुलामी नहीं करेंगे और ना ही हम ट्रीटी ये साइन करेंगे सब्सिडरी अलायंस की, ना हम अंग्रेज़ों को पालेंगे अपने वहाँ। तो टीपू डाइड इन डिफेंडिंग सेरिंगापट्टनम एनेक्सेशन ऑफ मैसूर बाय द ब्रिटिश। तो वो लड़ते लड़ते ही मर गया था, अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते उसकी मौत हो गई थी। टीपू सुल्तान को शहादत मिल गई थी, ना उसने कभी अंग्रेज़ों से हाथ मिलाया। बाकायदा निज़ाम और मराठा ने तो कितनी बार हाथ मिलाया आप खुद ही देख चुके होंगे। बाद में भले ही उनकी लड़ाई हुई हो, लेकिन टीपू को हराने के लिए इन लोगों ने हाथ मिला लिया था। तो जो छोटे छोटे रूलर्स थे ना, वो आपस की रंजिश की वजह से ही मार खाए, और ब्रिटिश उसका फ़ायदा उठा रही थी। मराठास को कभी अपने साथ मिला रही थी, कभी निज़ाम को अपने साथ मिला रही थी, और एक छोटे रूलर को मार रही थी। अब यहाँ पे क्या हुआ था, टीपू सुल्तान को कैसे हराया उन्होंने, निज़ाम और मराठा को अपने साथ मिला लिया, तब टीपू सुल्तान को हराया। उसके बाद जब चौथी वॉर हुई थी, फिर वो तो वॉर में टीपू सुल्तान शहीद हो गए। अब इसके बाद बात करते हैं एंग्लो मराठा वॉर। अभी देखिए मराठा साथ में थे टीपू को हराने के लिए, अब मराठाओं की फिर से लड़ाई चालू हुई, किससे, अंग्रेजों से। जब अंग्रेजों ने टीपू को हरा दिया तो अब उन्हें सोचा कि हम मराठाओं पे भी कब्जा करेंगे। पहले तो मराठाओं को अपने साथ मिला के टीपू सुल्तान और मैसूर को हराया, मैसूर पे कब्जा कर लिया। अब मराठाओं की बारी आई। पहली एंग्लो मराठा वॉर हुई 1775 से 1782 के बीच, 1775 टू 82। स्ट्रगल फॉर पावर अमंग मराठास between Narayan Nath and Raghunath Rao, attempt by British to take the advantage and supporting the Raghunath। अब क्या मराठा आपस में लड़ रहे हैं भाई, मराठा में नारायण राव और रघुनाथ राव के बीच में स्ट्रगल चल रहा था कि हमको पावर चाहिए, हमको पावर चाहिए। ब्रिटिश ने इसका फायदा उठाया, ब्रिटिश ने रघुनाथ को सपोर्ट किया। जब रघुनाथ को सपोर्ट किया तो लड़ाई हुई, तो वहाँ पे ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ सेल्बाई उसको बोलते हैं। 1782 में एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ सेल्बाई, बाय विच इंग्लिश accepted Madhar Rao II as the Peshwa and gave Raghunath Rao a pension of ₹3 लाख पर ईयर। उसमें ब्रिटिश ने एक्सेप्ट किया कि माधव राव टू को हम लोग पेशवा मानते हैं और रघुनाथ राव को हम लोग 3 लाख का पेंशन हर साल देंगे। ब्रिटिशर्स ने ये एक्सेप्ट किया, ब्रिटिशर हार गए थे पहली वाली में। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर कब हुई, 1803 से 1805, 1803 टू 1805। लॉर्ड वेलेस्ली बीच में आ गया, इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ मराठा टू इम्पोज सब्सिडरी अलायंस ऑन द मराठा। लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या लाया था, सब्सिडरी अलायंस लाया था, तो वो बीच में पड़ा, उसने कहा कि आप लोग सब्सिडरी अलायंस को फॉलो करें। तो वहाँ पे हुई ट्रीटी ऑफ बसीन, बसीन की ट्रीटीज को बोलते हैं, 1808 में हुई थी, बाय विच द पेशवा सरेंडर्ड सूरत। पेशवा हार गए, ट्रीटी ऑफ बसीन हुई और सूरत को सरेंडर कर दिया और गिव अप ऑल द क्लेम टू चौथ, अपने सारे क्लेम चौथ को दे दिए। फिर उसके बाद थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुई, तीसरी, 1817 से 1818। द रिसेंटमेंट ऑफ मराठास, रिजिड कंट्रोल बाय ब्रिटिश रेजिडेंट और मराठास चीफ। अब क्या था कि जब हार गए थे ये लोग, सब्सिडरी अलायंस फॉलो कर लिया था, तो ब्रिटिश का एक आदमी उनके वहाँ बैठने लगा था, तो अब वो क्या करता था, मराठा को कंट्रोल करता था। तो ये सब मराठाओं को अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसको देखते देखते फिर लड़ाई चालू हुई। तो पेशवा डिफीटेड एंड
पेंशन ऑफ पूना। अब क्या हुआ, पेशवा हार गए, पूना भी चला गया उनके हाथ से, और पुणे को ब्रिटिशर्स ने अपनी बॉम्बे प्रेसिडेंसी में ऐड कर लिया। तो इस तरह उन्होंने मराठास को भी हराया। पहले मराठास का सपोर्ट लिया, धीरे धीरे ये लोग क्या करते थे, ये लोग देखते थे कि आपस में कौन लड़ रहा है, जो आपस में लड़ता था उससे दोस्ती कर लेते थे, दुश्मन का दुश्मन बना लेते थे उसको, और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता था, इनसे दोस्ती कर लेते थे। अब इसके बाद इनकी नज़र पड़ी थी एंग्लो सिख वॉर, हम लोगों ने पढ़ा है, तो दो वॉर हुई थी। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई थी आपकी 1845 से लेकर 1846। तो इसमें क्या हुआ था, कॉन्स्पिरेसी बाय रानी जिंदान, शी ऑर्डर्ड सिक्स आर्मी टू क्रॉस सतलज, अ बाउंड्री बिटवीन सिख किंगडम एंड द ब्रिटिश टेरिटरीज डिसाइडेड बाय द रंजीत सिंह एंड द ब्रिटिशर। अब इसमें हुआ क्या था, जो रानी जिंदान थी उन्हीं ने कह दिया सिख आर्मी से कि तुम लोग सतलज नदी को क्रॉस कर लो। सतलज नदी एक बाउंड्री बनाई थी, किसने, रंजीत सिंह ने एक बाउंड्री बनाई थी कि ये बाउंड्री अलग करती है किसको, पंजाब की किंगडम को और ब्रिटिश की किंगडम को। तो ये एक लाइन ऑफ कंट्रोल मान सकते हो, या एक रेखा मान सकते हो, या एक बाउंड्री मान सकते हो कि नदी के उधर ब्रिटिश, नदी के इधर सिख। द सिख वर डिफीटेड, द ब्रिटिश आर्मी क्रॉस द सतलज एंड ऑक्यूपाई द लाहौर। अब क्या हुआ, जब इन्हीं ने ये काम किया, बाउंड्री क्रॉस करने की कोशिश करी, तो जंग हुई, तो ब्रिटिशर्स ने सिख्स को हरा दिया, और उन लोगों ने सतलज को क्रॉस करके लाहौर में घुस आए। तो वहाँ पे ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई 1846 में, ट्रीटी ऑफ लाहौर को साइन किया गया, बाय विच 2/3 ऑफ द सिख किंगडम केम अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल एंड द रानी जिंदान रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट। जो ट्रीटी साइन हुई, तो ट्रीटी ऑफ लाहौर, तो 2/3 हिस्सा तो कब्जा कर लिया इन लोगों ने, ब्रिटिशर ने, सिख का, और रानी जिंदान को हटा दिया उनकी पोस्ट से। फिर दूसरी लड़ाई हुई सेकेंड एंग्लो सिख वॉर 1848 से 1849। द सिख rescinded the British interference and rose in number of revolt against the British and the Lord Dalhousie declared war on the Sikh। अब क्या हुआ, सिख चुप बैठने वाले नहीं थे, तो सिख ने फिर बहादुरी दिखाई और ब्रिटिशर से लड़ाई ले ली, पंगा ले लिया। तो लॉर्ड डेलहौजी ने दोबारा से वॉर स्टार्ट कर दी। लॉर्ड डेलहौजी था उस टाइम, उसने क्या करा, जब सिख चुप नहीं बैठने वाले तो दोबारा से लड़ाई स्टार्ट कर दी। तो रिजल्ट क्या हुआ, सिक्स वर डिफीटेड, पंजाब वाज एनेक्स्ड बाय द लॉर्ड डेलहौजी एंड महाराजा दलीप वाज पेंशन ऑफ सेंट टू द इंग्लैंड। और महाराणा दलीप सिंह को जो है पेंशन देना चालू कर दी और उनसे कहा कि तुम इंग्लैंड चले जाओ, उनको उठा के इंडिया से इंग्लैंड भेज दिया गया। तो सिखों पे भी कब्जा कर लिया। तो ये हमने अभी से पहले पढ़ा ही था, एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर और एंग्लो सिख वॉर। तो कौन कौन सी वॉर कब हुई थी, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स होते हैं। जब आप आगे कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो उसमें ये इंपॉर्टेंट डेट्स है, आदमी याद रखता है कि कौन सी लड़ाई कब हुई थी और किसके बीच में हुई थी। और उस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए जो रिजल्ट से आप है ना, ट्रीटी होती है, ट्रीटी होता है समझौता। तो उस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए कौन कौन से समझौते हुए थे, तो यहाँ पे आपके रिजल्ट दिए हुए हैं। तो कौन सा समझौता कब हुआ था, कौन सी लड़ाई कब हुई थी, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं। हो सकता है अभी आपसे इतना बारीकी से ना पूछा जाए, लेकिन अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ें, आपको हमेशा याद रहे। जब आगे जाके आप कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव पेपर की तैयारी करेंगे, सरकारी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, IAS PCS की तैयारी करेंगे, तो जो भी हिस्ट्री हम लोग आज पढ़ रहे हैं, यही हिस्ट्री हमें वहाँ काम आएगी। तो आई होप तो आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। तो हमारा यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है। अब हम लोग आगे चल के नेक्स्ट चैप्टर की वीडियोस अपलोड करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो या समझ में आ रही हो हमारी बात जो हम कहना चाह रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कोई भी सुझाव देना चाहते हो, अगर आपको हमारी बात समझ नहीं आ रही हो, अगर हम नहीं अच्छा पढ़ा रहे हो, तो आप बेझिझक कमेंट करें और आप हमको बताएं कि सर आप ऐसा पढ़ा रहे हैं या ऐसा नहीं पढ़ा रहे, आपको ऐसा पढ़ाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।